मुंबई में एक जगह है डोंबिवली, आप सभी ने नाम सुना होगा। इसी डोंबिवली में एक मंदिर है, पिंपलेश्वर मंदिर, आस्था का केंद्र है। बहुत सारे लोग हर रोज़ इस मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। जिस समय की मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ वो अब से काफ़ी पुरानी बात है। साल है 2010 और महीना है अक्टूबर का। तो अक्टूबर महीने में 2010 में एक कपल यानी एक लड़का लड़की की जोड़ी इस पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। और जो ये कपल था इसके पास एक बड़ा सा सूटकेस था, जिसे देखकर ये लगता था कि शायद ये कपल कहीं से ट्रैवल करके आया है दूर से, और आने के बाद इन्होंने तय किया होगा कि मंदिर में हम पहले दर्शन कर लें फिर आगे कहीं घूमेंगे। तो कुछ इस तरह का इम्प्रेशन उन दो लोगों को देखकर ऐसा लगता था। तो इस कपल ने अपने पास जो सूटकेस था, मंदिर का जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर तैनात होते हैं उनमें से एक गार्ड से इसने कहा कि प्लीज़ आप ये सूटकेस थोड़ी देर देख लीजिए, हम मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, वापस आते हैं फिर सूटकेस लेकर चले जाएंगे। तो गार्ड को भी ये बात समझ में आई, उसे लगा कि हाँ ये तो लॉजिकल बात है भाई, इतना बड़ा सूटकेस लेकर कहाँ मंदिर के अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, तो सूटकेस कहाँ रखेंगे। तो गार्ड ने कहा ठीक है यहीं रख दीजिए, मैं देखता रहूँगा। तो ये जो कपल है उसने अपना सूटकेस वहाँ कोने में रख दिया और दोनों फिर मंदिर के अंदर चले गए, आस्था में और श्रद्धा में हाथ जोड़ते हुए आगे निकल गए। गार्ड इंतज़ार करता रहा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, ये लोग वापस ही नहीं आए। ये गार्ड बहुत हैरान हुआ कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, मतलब इतना क्या पूजा कर रहे हैं अंदर कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, ये दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर गार्ड को चिंता हुई, उसने अपने कुछ और जो सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको कहा कि एक बार जाकर अंदर देखो इस हुलिये का कोई कपल अंदर मौजूद है या नहीं, पूजा कर रहा है या नहीं, परिक्रमा कर रहा है या नहीं, जाकर देखो। तो बाकी गार्ड्स ने जाकर वहाँ चेक किया, लेकिन वहाँ इस एज ग्रुप और इस डिस्क्रिप्शन का जो हुलिया गार्ड ने बताया था, क्योंकि वही सबसे पहले देखने वाला था उस कपल को, जिसने नोटिस किया होगा, ऑब्वियसली सूटकेस रख रहा है तो देखा तो होगा ही कि कौन लोग हैं, कैसी दिखती है लड़की या लड़का कैसा है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो दूसरे अंदर गए उन सारे लोगों को इस तरह का कोई भी लड़का लड़की वहाँ नहीं मिला, कोई जोड़ी वहाँ नहीं मिली। फिर वो वापस आए और बताया कि भाई अंदर तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर गार्ड जो है वो सोच में पड़ गया। उसे लगा ये क्या मैटर है, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि उस मंदिर में बाहर निकलने के कई रास्ते हैं, मतलब जितना मेरी जानकारी है एक से ज़्यादा तो है ही। तो जिस रास्ते से ये लोग गए थे उसके बाद ये लोग जब बाहर निकले तो किसी और रास्ते से निकल गए। तो अब मंदिर के अंदर तो थे नहीं, तो ये तो क्लियर बात हो गई कि वो निकल गए हैं, सूटकेस छोड़कर चले गए हैं, इतना बड़ा सूटकेस। उसको अब चिंता होने लगी कि पता नहीं सूटकेस में क्या हो। फिर उस गार्ड ने और आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। लोकल पुलिस जो वहाँ की है वो मौके पर पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने सबकी मौजूदगी में वो सूटकेस खोला और जैसा कि अब लोगों को डर लग रहा था कुछ वैसा ही हुआ। सूटकेस के अंदर एक नौजवान की मुड़ी तुड़ी हुई लाश ठुसी पड़ी थी, यानी किसी ने उसको स्टैश कर दिया था अंदर, बिल्कुल दबा करके भर दिया था और सूटकेस को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। पुलिस ने जब ये मंजर देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। यकीनन मामला मर्डर का था। नॉर्मल किसी आदमी की डेथ हो तो ऐसे कोई सूटकेस में रख के तो कहीं ले जाएगा नहीं और ऐसे छोड़ के भागेगा नहीं। अब ये दोनों लड़के लड़की कौन थे जिन्होंने इस तरह से एक लड़के की हत्या की और उसकी लाश को यूं मंदिर के दरवाजे पर ठिकाने लगा दिया, यहाँ छोड़कर भाग गए? और मरने वाला लड़का कौन है? पुलिस को अब ये सारी बातें पता करनी थी, इसके पीछे की कहानी क्या थी पुलिस को ये भी जानना था। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस था जिसे पुलिस को सॉल्व करना था। अब पुलिस ने सबसे पहले मरने वाले लड़के की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और इस कोशिश में पुलिस को जल्दी ही कामयाबी भी मिली। वहीं पास में एक जगह है जिसका नाम है डिवा या दिवा कुछ कहते हैं, डोंबिवली के पास। वहाँ का रहने वाला ये लड़का था और इस लड़के का नाम था नीलेश सोनार। 26 साल उसकी उम्र थी और ये नीलेश सोनार, जैसा कि आप नाम से ही सुनकर समझ रहे हैं, ये एक ज्वेलर का बेटा था, सोने के कारोबारी का बेटा था। तो संपन्न घर से था, पैसे वाले घर से था और ये लड़का 1-2 दिनों से गायब था। तो घर वाले परेशान थे और घर वालों ने इस सिलसिले में डीवा के पास में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी और उसी गुमशुदगी की रिपोर्ट की बदौलत
सूटकेस में जो लाश मिली, इस लाश की पहचान हो पाई और जल्दी हो पाई, क्योंकि पुलिस ने जब आसपास के इलाकों में इस एज ग्रुप के किसी लड़के के गायब होने के बारे में पड़ताल की, पता किया, तो पता चला कि हाँ, डीवा थाने में जो है वो एक FIR गुमशुदगी का रजिस्टर हुआ है, जिसमें तकरीबन 26 साल के एक नौजवान के बारे में बताया गया है, जिसकी उम्र नीलेश सोनार है। तो अब पुलिस ने जो हुलिया और तस्वीर उनको दी गई थी गुमशुदगी के रिपोर्ट वाली, उसके साथ इस डेड बॉडी का जब मिलान कराया तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये वही नीलेश ही है। फिर पुलिस ने उसके घर वालों को बुलाया। घर वालों ने अपने बेटे की लाश देखी, वो एकदम शोक में व्याकुल हो गए, डूब गए, रोने लगे और बहुत परेशान हुए। ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी जवान बेटा मर जाए और इस तरह से दर्दनाक मौत उसे मिले, मर्डर कर दिया जाए, तो कोई भी परेशान होगा। बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई, क्यों उनके बेटे की हत्या हो गई, क्योंकि बेटे ने कभी भी घर में किसी से दुश्मनी की बात या किसी के साथ कोई लेन देन को लेकर कोई डिस्प्यूट की बात, ऐसी कोई बात बेटे ने कभी घर में बताई नहीं थी। तो घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की हत्या हुई क्यों, नीलेश की हत्या हुई क्यों। तो खैर, घर वाले कोई मोटिव या रीज़न तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात यह थी कि मरने वाले लड़के की पहचान पता हो चुकी थी। अब पुलिस यहाँ से तफ्तीश और आगे बढ़ाने वाली थी। इसी बीच पुलिस ने नीलेश सोनार नाम का ये जो लड़का है, इसे जानने वाले जो इसके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनसे पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की। पुलिस ने पूछा कि भाई, आप लोगों ने लास्ट टाइम नीलेश को कब देखा था, कहाँ जा रहा था, क्या था। तो इस कोशिश में पुलिस को कुछ कामयाबी मिली। पुलिस को एक ऐसा शख्स मिला, एक ऐसा आदमी मिला जिसने नीलेश के लास्ट मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उसने बताया कि हाँ, मैंने देखा था 2 दिन पहले नीलेश जो है वो एक लड़की के घर जाने की बात कह रहा था और वो गया था उसके घर। पुलिस ने पूछा, भाई कौन सी लड़की, किसके घर गया था? तो बताया कि यहीं डीवा में ही रहती है और उस लड़की का नाम है प्रजाक्ता शेलार। तो प्रजाक्ता शेलार का नाम एक सोर्स ने, आप मुखबिर कहें, सोर्स कहें, गवाह कहें, उसने लिया था। और अब पुलिस को प्रजाक्ता शेलार नाम के एक लड़की के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद इस मामले में लड़की का कोई ना कोई रोल ज़रूर है, इस मर्डर में ज़रूर है। उसके पीछे एक बहुत ऑब्वियस सी वजह यह भी थी कि मंदिर के दरवाजे पर जो सूटकेस छोड़ा गया था, वो सूटकेस छोड़ने वाला कोई अकेला लड़का या मेल मेंबर नहीं था, बल्कि एक कपल था। और वो कपल था मतलब एक लड़की भी थी। तो कहीं ये लड़की प्रजाक्ता शेलार तो नहीं थी। अब पुलिस के दिमाग में ये भी बात आ रही थी। लेकिन ये प्रजाक्ता शेलार कौन है, कहाँ रहती है, उससे पूछताछ करना सबसे पहले ज़रूरी था। पुलिस ने प्रजाक्ता के बारे में जानकारी जुटाई, उसके घर का पता किया और जहाँ पर वो रहती थी पुलिस वहाँ पर पहुँची। बेसिकली उसी डीवा इलाके में ये लड़की अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक पार्टनर के साथ लिव इन में रहती थी। और ये मूल रूप से रहने वाली थी मुंबई के घाटकोपर की, लेकिन डीवा इलाके में अपने एक पार्टनर के साथ लिव इन में रहती थी। लेकिन जब पुलिस उसके उस लिव इन वाले घर में पहुंची तो पुलिस को वहां जाकर जो है झटका लगा। झटका ये लगा कि घर में ताला लटक रहा था, न तो प्रजाक्ता थी, न उसका पार्टनर था, कोई भी नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग तो कहीं बाहर गए हैं। अब कहाँ गए हैं ये पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच पुलिस ने लड़की के घर वालों के बारे में जानकारी जुटाई और जब लड़की के घर वालों के बारे में जानकारी जुटाई तो लड़की के घर वालों को ऑब्वियसली प्रजाक्ता के बारे में एग्जैक्ट तो नहीं पता था कि कहाँ है, क्योंकि वो तो लिव इन में रहती थी, दूसरी जगह रहती थी। लेकिन घर वालों से पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई मामूली किसी छोटे मोटे मैटर पे थोड़ी पूछताछ करनी है, बात करनी है, तो एक बार ज़रा पूछिए कि बिटिया कहाँ पर है, कब आएगी। तो घर वालों ने फ़ोन किया तो प्रजाक्ता ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हाँ हाँ, मैं तो शिरडी में आई हुई हूँ दर्शन करने के लिए और यहाँ से बस अब डीवा लौट ही रही हूँ, थोड़ी देर में मैं डीवा पहुँच जाऊँगी। ये बात पुलिस वालों ने सुनी। पुलिस को बात समझ में आ गई कि वो बाहर है, लेकिन अब डीवा वापस आ रही है। तो घर वालों को पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप ने जितनी मदद करनी थी उतनी कर दी, हमें मुश्किल से 1-2 मिनट की बात करनी है और उसके बाद चले जाना है। तो पुलिस ने हो सकता है कोई ऐसी कहानी भी सुनाई हो कि कोई वेरिफिकेशन करना है या कोई आई कार्ड चेक देखना है या कोई लाइसेंस से जुड़ी कोई बात करनी है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई छोटा मोटा काम, उसका हवाला देकर पुलिस ने घर वालों से प्रजाक्ता को फ़ोन करवाया था। तो इसी वजह से प्रजाक्ता भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। उसे दूर दूर तक ये सपने में नहीं था कि पुलिस जो है उससे क्यों मिलना चाहती है। लेकिन चलिए, प्रजाक्ता जब लौट कर आई शिरडी से तो पुलिस ने फ़ौरन उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि अब तक की तफ्तीश जो है वो ये इशारा कर रहे थे कि नीलेश सोनार नाम के लड़के के कत्ल में प्रजाक्ता का कोई ना कोई रोल ज़रूर है। प्रजाक्ता को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने उसका सच्चाई से सामना करवाया
और नीलेश सोनार के कत्ल के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वो झूठ बोलने लगी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सबूत उसे दिखाया, बताया कि किस तरह से आपकी तस्वीरें जो है उस मंदिर के पास के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको देखा है, आप सूटकेस छोड़कर चले गए थे, सूटकेस में नीलेश की लाश थी, आपके घर में नीलेश को आते हुए भी लोगों ने देखा है, आपकी बातचीत नीलेश से हुई है, इसका प्रमाण है। ये सारी बातें जब प्रजाक्ता को पुलिस ने बताई तो फिर प्रजाक्ता के सामने सच स्वीकार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। प्रजाक्ता ने मान लिया कि हाँ, नीलेश का कत्ल उसने ही किया है, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि ये कत्ल उसने अकेले नहीं बल्कि उसके पार्टनर, उसके दोस्त, उसके बॉयफ्रेंड, उसने भी इस कत्ल में उसका साथ दिया है, जिसका नाम है प्रफुल्ल गढ़ी। ये प्रफुल्ल गढ़ी नाम का जो लड़का है ये मूल रूप से मुंबई के बांद्रा का रहने वाला है, तो प्रजाक्ता घाटकोपर की रहने वाली थी और इन दोनों ने मिलकर ये डीवा में लिव इन में रहते थे। और वहीं डीवा में ही नीलेश सोनार नाम का एक लड़का था जिसको इन्होंने अगवा करके, जब ये लाश इन्होंने फेंकी थी उसके 1-2 दिन पहले अगवा करके उसकी हत्या की थी। अब पुलिस ने प्रफुल्ल गढ़ी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों ने मिलकर नीलेश की हत्या क्यों की, क्या रीज़न हो सकता है और हत्या कैसे की। इस तरह से सूटकेस में लाश भरकर उसे मंदिर के बाहर ठिकाने लगाने का आइडिया उनके दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, ये सारे सवाल अभी पुलिस के जहन में थे और इन सारे सवालों का जवाब जो तफ्तीश में सामने आया वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जानिए कि प्रफुल्ल गढ़ी के साथ प्रजाक्ता शेलार का ये जो रिलेशन था ये कैसे बिल्डअप हुआ। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार रत्नागिरी से मुंबई ये दोनों ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, दोनों अकेले अकेले ट्रैवल कर रहे थे, अजनबी थे, आमने सामने बैठे हुए थे। प्रफुल्ल ने प्रजाक्ता को देखा, प्रजाक्ता ने प्रफुल्ल को देखा, दोनों में बातचीत शुरू हो गई और बातचीत चलती रही घंटों, जितने दूर ये लोग चलते रहे। जब ये मुंबई पहुँचे, रत्नागिरी से मुंबई, तब तक इन दोनों में प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और इतना चाहने लगे कि इन दोनों ने तय किया कि अब वो रेगुलर मिला करेंगे और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। फिर दोनों ने अपने अपना घर छोड़कर अलग अलग बहाने से डीवा में मकान किराए पर लिया और वहीं लिव इन में रहने लगे। पहले तो मोबाइल नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बातचीत हो गई, मिलना जुलना होने लगा, फिर लिव इन में ही रहने लग गए। तो इस तरह से पिछले कुछ समय से ये दोनों वहाँ लिव इन में रह रहे थे और इनका लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी। एक ट्रेन के सफ़र में ऐसी मुलाकात हुई, ऐसा प्यार हुआ कि दोनों ने साथ रहने की कसम खा ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इस स्टोरी में कुछ भी बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रफुल्ल गढ़ी की नौकरी चली गई। प्रफुल्ल जो है वो कोई छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उसकी जब नौकरी चली गई तो फिर प्रजाक्ता को और प्रफुल्ल को घर से अलग लिव इन में रहते हुए सरवाइव करना मुश्किल होने लगा। अब वो दिमाग दौड़ाने लगे कि भाई कहाँ से पैसा लाएं। इजी मनी के बारे में वो सोच रहे थे कि रातों रात कहीं से पैसा आ जाए तो हमारी परेशानियां दूर हो। अब कोई भी इंसान अगर रातों रात पैसा कमाने के बारे में सोचता है या कोई किसी को रातों रात पैसा कमाने का आइडिया देता है तो समझिए कि ये एक जाल है, ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस सकते हैं। ये एक, जैसे कहते हैं ना, ओपन ट्रुथ है। तो इसीलिए रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में कभी ना पड़े। बहरहाल प्रजाक्ता और प्रफुल्ल ने ये फैसला किया कि वो रातों रात पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढेंगे और अचानक प्रजाक्ता के माइंड में एक नाम स्ट्राइक किया। ये नाम था नीलेश सोनार का। नीलेश की ज्वेलरी की दुकान थी, पैसे वाला लड़का था, उसके शरीर पर आभूषण भी होते थे सोने चांदी के। और आपने गौर किया होगा कि महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में लोगों को सोने के जेवर पहनने का और उन्हें फ्लॉन्ट करने का बड़ा शौक़ है। अच्छी बात है, मतलब इसको मैं नकारात्मक रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये कल्चर का एक हिस्सा है, लोग खूब पहनते हैं। हाथ में ब्रेसलेट, सारी उंगलियों में अंगूठियाँ, गले में मोटी मोटी चेन। तो ये नीलेश जो है ये गले में एक मोटी चेन पहनता था। और नीलेश वहाँ ज्वेलर का बेटा तो था ऐसे, लेकिन रैंडमली नीलेश को इन लोगों ने पिक नहीं किया। ये नीलेश का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस प्रजाक्ता के प्रति था। वहीं पास में रहने की वजह से नीलेश जो है वो कभी कभी प्रजाक्ता के करीब आने की कोशिश करता था। इसके बारे में प्रजाक्ता को भी एहसास था, पता था, और उसके पार्टनर प्रफुल्ल गढ़ी को भी पता था। तो इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना नीलेश का जो अट्रैक्शन प्रजाक्ता के प्रति है उस अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर उसे ट्रैप किया जाए, हनी ट्रैप किया जाए और उससे वो सोने की चेन जो है वो लूट ली जाए। ये आइडिया जो है इन दोनों ने मिलकर कंसीव किया, प्लान किया। और उसके बाद प्रजाक्ता ने एक बार नीलेश से ये कहा कि ऐसा है, जब मेरा पार्टनर प्रफुल्ल घर में नहीं होगा तो तुम फिर मेरे पास आना,
हम लोग मिलेंगे और साथ में वक्त गुजारेंगे। नीलेश को तो मानो उसकी ख्वाब जो है वो पूरे होने वाली बात आ गई। उसे लगने लगा कि अरे, जिस लड़की के प्रति मैं इतना आकर्षित हूँ, जिसे चाहता हूँ, वो मुझे खुद घर बुला रही है और ये भी कह रही है कि जब मेरा पार्टनर नहीं रहेगा तब आना। तो खुशी के मारे वो पागल हो गया। उसे लगा कि इस मौके को हाथ से नहीं गंवा सकते। बहरहाल तुरंत वो वक्त भी आया, क्योंकि इन लोगों ने तो प्लान कर रखा था कि उसे घर बुलाना है। तुरंत वो वक्त आया। एक बार प्राजक्ता ने इसको बुलाया, नीलेश को, कि अभी आ जाओ, प्रफुल्ल है नहीं। तो नीलेश जो है फ़ौरन प्राजक्ता के घर पहुंचा। हालांकि प्रफुल्ल वहाँ घर में ही था, वो छुपा हुआ था, किसी और कमरे में बैठा हुआ था। हुआ ये कि प्राजक्ता ने नीलेश को घर बुलाने के बाद उसे सेड्यूस करने की शुरुआत की। मतलब उसे सेक्सुअली जो है लालच देने की शुरुआत की और उसे कहा कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और शावर लेकर आओ, नहा कर आओ। जब तक तुम नहा कर आओगे तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी और उसके बाद मतलब हम क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, साथ में रहेंगे। और कुछ ऐसा भी झांसा दिया कि रिलेशन बनाएंगे। तो इस तरह का लालच जब प्राजक्ता ने नीलेश को दिया तो फिर नीलेश जो है वो फ़ौरन तैयार हो गया। वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फ़ौरन वॉशरूम गया और जब वहाँ से वापस आया तो जो सोने की चेन वो गले में पहनता था, वो सोने की चेन वो उतार कर गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके गले की जो सोने की चेन है उसकी जगह पर बिल्कुल आइडेंटिकल एक दूसरी चेन रखी हुई है जो कि नकली है। प्राजक्ता को ये लगा था कि शायद इस तरह का इंतज़ाम करने से, उसके गले में जो सोने की चेन है उससे मिलती जुलती कोई चेन लाकर रख देने से वो नीलेश समझ नहीं पाएगा। लेकिन नीलेश ठहरा एक ज्वेलर, एक नामी ज्वेलर का बेटा, वो कैसे सोने की चेन नहीं पहचानता और अपनी चेन नहीं पहचानता। उसने जैसे ही वो चेन हाथ में उठाया तो उसने समझ लिया कि मेरी सोने की चेन गायब हो चुकी है और इस प्राजक्ता ने उसको रिप्लेस करके एक नकली चेन रख दिया है। तो नीलेश जो है वो बिदक गया। कहाँ तो अच्छे टाइम गुजारने की बात हो रही थी, यहाँ नीलेश के साथ जो है वो प्राजक्ता की इसी सोने की चेन के मसले पर कहासुनी शुरू हो गई। प्राजक्ता इनकार करने लगी, नीलेश अड़ गया। इतने में उस घर में मौजूद वो जो तीसरा शख्स था, प्राजक्ता का बॉयफ्रेंड प्रफुल्ल गढ़ी, वो पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया और फिर इन दोनों ने मिलकर नीलेश की गला घोंटकर हत्या कर दी। नीलेश की जान ले ली। और चूंकि नीलेश जो है वो प्राजक्ता के प्रति आकर्षित था और उससे बात करने, उसके पास आने की कोशिश करता था, तो एक नफरत या वेंजेंस जो है वो प्रफुल्ल गढ़ी के दिमाग में भी था। कत्ल करने के बाद प्रफुल्ल गढ़ी ने नीलेश के प्राइवेट पार्ट को बाकायदा जलाने की कोशिश की। और ऐसा एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने कई बार ये देखा है कि जहाँ पर कोई अपराध ऐसा हो जिसके पीछे कोई ना कोई रिलेशनशिप वाली बात हो या सेक्सुअल क्राइम वाली बात हो, वहाँ पर हमने देखा है कि लोग गुस्से में आकर प्राइवेट पार्ट को डैमेज करते हैं। हर बार करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इसको इस तरह से सताऊंगा या परेशान करूंगा। तो एक नफरत वाला भाव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्ल के मन में था और प्रफुल्ल ने इसी वजह से नीलेश की हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने की भी कोशिश की। लेकिन सिर्फ प्राइवेट पार्ट जलाने से डेड बॉडी तो गायब नहीं हो सकती ना। अब उनको डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था। सोने की चेन ऑलरेडी नीलेश की उनके हाथ लग चुकी थी। उन्होंने नीलेश के सोने की चेन कहीं जाकर बेची, पैसे लिए, सूटकेस खरीदा बड़ा सा और उसमें नीलेश की लाश भर ली। उसी के सोने की चेन से पैसे खर्च करके सूटकेस खरीदा और सूटकेस में जो है वो लाश भर ली और भरने के बाद सूटकेस लेकर वो निकल पड़े। उनका इरादा था कहीं ले जाकर इसको ठिकाने लगाएंगे, लेकिन जब मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि क्यों ना मंदिर के गार्ड को ही ये सूटकेस दे दिया जाए, इधर से एंटर करते हैं, उधर से निकल जाएंगे बाहर। एग्जैक्टली उसी आइडिया पर काम करते हुए उन्होंने मंदिर के गार्ड को वो सूटकेस बड़ा सा थमाया, कहा कि देखिए हम आगे दर्शन करके आ रहे हैं। लेकिन दर्शन करके आना तो था नहीं, वो वहाँ से मंदिर के दूसरे गेट से निकल गए, फरार हो गए। लेकिन इसके बाद कैसे कैसे इस सूटकेस में रखी लाश का पता चला, कैसे नीलेश की पहचान हुई, कैसे पुलिस ने उसका खुलासा किया इस पूरे केस का, वो इस कहानी में अब आप पूरी तरह से सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। घटना बहुत पुरानी है और ये कत्ल की जो घटना है वो हुई थी 21 अक्टूबर 2010 को। और उसके बाद मेरे ख्याल से 22 या 23 अक्टूबर की ये बात होगी जब वो डेड बॉडी उस पिंपलेश्वर मंदिर के बाहर इन लोगों ने रखी थी और फिर वहाँ से ये लोग फरार हो गए थे। तो ये थी पूरी कहानी। इस